वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो जियो स्टेशनरी उपग्रह जो अनुमानतः 35,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। वास्तव में भूस्थितिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 35,786, ठीक है, यानी लगभग 36,000, ठीक है, किलोमीटर, यानी 22,236 मील, जो पृथ्वी के विषुवत रेखा के सीधे ऊपर स्थित रहता है। भूस्थितिक उपग्रह को, ठीक है, भूस्थितिक उपग्रह, तो इसका राइट आंसर होगा जो अनुमानतः ऊंचाई 35,000 वैसे 36,000। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कि यह जो उपग्रह है पृथ्वी के विषुवत रेखा के चारों ओर कक्षीय चाल से 3.0 किलोमीटर पर सेकंड की गति से जो है मूव करता है। भूस्थितिक उपग्रह के जो प्रमुख गुण है कि विषुवत रेखा के चारों ओर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है। विषुवत रेखा से देखने पर स्थिर ऊंचाई दिखाई देता है एवं इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर यानी 24 घंटा होता है इसका आवर्तकाल। नेक्स्ट है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? ए ऑप्शन। तो IR² ये प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। तो विद्युत जो है पावर होता है विद्युत ऊर्जा बट्टा समय, यानी आवेश गुने विभवांतर बट्टा में टाइम। P बराबर होता है V, ठीक है, P बराबर V इंटू Q/T यानी VI, ठीक है। यह P बराबर होगा IR या फिर I²R, ठीक है। IR P बराबर IR इंटू I बराबर में IR, ठीक है। देखिए बल एवं वेग का अदिश गुणनफल शक्ति कहलाता है। शक्ति कैसे मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है, ठीक है। शक्ति को किलो वाट या मेगावाट या अन्य रूप से भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, ठीक है। किलो वाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। कहता साबुन उद्योग का उपजात क्या है? सी ऑप्शन ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल है। कहता जब वसीय अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा NaOH से कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल को जो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल भी कहा जाता है। यह जो है उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण कठोर साबुन का निर्माण करता है। उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण मुलायम साबुन का निर्माण करता है। वसीय अम्ल से कास्टिक सोडा के द्वारा साबुन निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन। तो देखिए प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः मरकरी वाष्प तथा आर्गन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प तथा आर्गन, ठीक है। प्रदीप्त ट्यूब में वायुमंडलीय दबाव के लगभग 0.3 कुल दाब पर पारा वाष्प उत्कृष्ट गैसों वाली गैस मिश्रण जो है भरी जाती है। एक फ्लोरोसेंट लैंप पर गर्म गैस में परमाणु के साथ मुक्त त्वरित इलेक्ट्रॉन के टकराव से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट और फ्लोरोसेंट ट्यूब द्वारा 60 से 65% विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा में होता है। इसमें UV क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन होता है जो इस ट्यूब के फ्लोरोसेंट कोटिंग से टकराता है तथा दृश्य प्रकाश को परिवर्तित करता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम है? 35 का बी प्लाविका यानी प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा तरल माध्यम होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा में जो है यह 91 से लेकर 92% जल के बने होते हैं। इसमें 7% प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन
ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन है। इसमें अकार्बनिक घटक 0.9%, इसमें ग्लूकोज 0.1% की मात्रा में पाया जाता है। रक्त जो है प्लाज्मा पीले रंग का होता है। रक्त प्लाज्मा के पीले होने का कारण इसमें बिलिरुबिन का घुला होना होता है। रक्त के थक्का के निर्माण में फाइब्रिनोजेन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथा पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? ए ऑप्शन एमिनो एसिड में। प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय में यहाँ पाई जाने वाली पेप्टिक कोशिकाओं से पेप्सिन एवं रेनिन का स्राव होता है। पेप्सिन प्रोटीन को जो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन दुग्ध प्रोटीन केसिन को जो है पाराकेसिनेट में बदल देता है। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड को पूर्णतः एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन के एमिनो अम्ल में परिवर्तन के बाद यह पूर्ण अवशोषण छोटी आंत द्वारा विली के माध्यम से होता है। वायु का पाचन वसीय अम्लों के रूप में होता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित रहता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है कि फ्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में फ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? 37 का बी यानी ओजोन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरो यानी CFC निर्मुक्त होते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल जो विनिष्ट होता है। क्लोरोफ्लोरो CFC को जो फ्रीऑन गैस भी कहा जाता है। अत्यधिक ठंड अवस्था में CFC यानी क्लोरीन आयन मुक्त करता है जो ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ओजोन परत का अत्यधिक सांद्रण समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से इसे रोकता है। इससे पृथ्वी हानिकारक विकिरणों के माध्यम से बच जाती है। कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? बी ऑप्शन अपघटक। तो देखिए इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो अपघटक के रूप में कार्य करता है। अपघटक के रूप में कार्य करने वाले जीव है जीवाणु, कवक और कशेरुकी। सामान्य रूप से अपघटक मृत पौधे या पशु पदार्थ को खाता है और तोड़ता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को कार्बनिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी है? ए ऑप्शन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताएं कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो यह है आपको सी ऑप्शन यानी क्लाउस श्वाब। तो विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जो है क्लास श्वाब, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लास श्वाब, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि और हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री धारक जर्मन प्रोफेसर क्लास एम श्वाब द्वारा WEF की स्थापना 1971 में किया गया, जिसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हितधारक पूंजीवाद की अवधारणा पेश की है। WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस में आयोजित हुआ है। भारत में निम्नलिखित में किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है? 41 का डी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका तथा मॉरिशस में एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाएं एवं रुपे कार्ड सेवाओं को शुभारंभ किया है। मॉरिशस के उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को किया गया।
ठीक है। यूपीआई को एनपीसीएल द्वारा 2016 में विकसित किया गया। यूपीआई को अपनाने वाला प्रथम देश भूटान। भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में अपना समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 2024 विधेयक जो है पेश किया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, तो ई ऑप्शन। ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है राज्य विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश किया है। ठीक है। यह यूसीसी विधेयक में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, ठीक है, संपत्ति जैसे विषयों पर एक समान कानून प्रस्तावित है। ठीक है। अब देखिए, इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय में जो तलाकशुदा पत्नी के लिए जो प्रचलित हलाला को प्रतिबंधित करने के साथ ही उसे आपराधिक कृत्य घोषित करते हुए उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय के बार बार कहने पर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण लागू नहीं हो पाया। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी समिति का गठन किया गया था। उत्तराखंड राज्य से पूर्व केवल गोवा भारत का राज्य है जहां यूसीसी पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि CAR-T सेल थेरेपी हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो ए ऑप्शन क्या है? कैंसर। तो भारत के CAR-T सेल थेरेपी कैंसर उपचार के लिए जो है नई दवा है। नेक्स्ट उस जो है ब्रिटिश गिटारवाद का नाम बताए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ जो दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ जो वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिश गिटार वादक का नाम जो है जैन मैकलॉगलिन है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वालों में तबला वादक जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, ठीक है, सेल्वा गणेश और वायलिनिस्ट गणेश जयराज गोपालन शामिल हैं। इस एल्बम में संगीत समूह के संस्थापक गिटारवाद और जॉन मैकलॉगलन शामिल है। ग्रैमी अवार्ड प्रथम बार 1959 में लॉस एंजल्स में दिया गया है। ठीक है, प्रथम बार 1959 में। और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय रवि शंकर थे जिन्हें 1968 में सर्वप्रथम दिया गया। अतः बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? बी ऑप्शन, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। ठीक है। तो 25 देखिए, बिहार सरकार ने पढ़ने लिखने में कमजोर 25 लाख स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है, के लिए शिक्षण स्तर में सुधार के लिए 1 दिसंबर 2023 से मिशन दक्ष शुरू किया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा यह मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया है। मिशन दक्ष के तहत राज्य शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कहा गया है कि वह अधिकतम 5 छात्रों का समूह बनाएंगे और मार्गदर्शन देंगे। ठीक है। नेक्स्ट उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन इसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किस जिले में? तो यह है कोरापुट। तो उड़ीसा तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट 350 जो हेक्टेयर में फैला हुआ जैव विविधता के लिए विख्यात है। ठीक है। तो उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन इसे हाल ही में चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। यह कोरापुट जिले में स्थित है। उड़ीसा में 4 विविधता स्थल है। मंदासुगौज जैव विविधता विरासत स्थल, जो है कंगमाले, महेंद्रगिरी जो है हिल जैव विविधता विरासत स्थल गजपति जिले। फिर है कि
गंगमर्दन हिल जैव विविधता विरासत, यह है बालांगीर जिले। गुप्तेश्वर वन जैव विविधता स्थल, यह है कोरापुट जिले। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया भारत में फरवरी 2024 के अनुसार, जहाँ 45 जैव विविधता विरासत स्थल। वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, सी ऑप्शन। काराकोरम में वाल्टोरो हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। वाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के बाल्टिस्तान जो है सिगार जिला में स्थित है। वाल्टोरो हिमनद की लंबाई लगभग 62 किलोमीटर है। ठीक है, यह हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित सबसे लंबी हिमानियों में से एक है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान नियंत्रण सीमा के पास है। यह ग्लेशियर ध्रुवीय सीमा के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर है। सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची स्थान जहाँ सेना अवस्थित है। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल भी है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना गया है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर पूर्व जो अंटार्कटिक एक हिस्सा है। इस ग्लेशियर की लंबाई 250 मील से अधिक है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 48 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए सेंट्रल उच्च भूमि क्षेत्र में नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। यह ढलान क्षेत्र को दर्शाती है। सेंट्रल हाईलैंड्स मालवा पठार के अधिकांश भाग को कवर करता है। केंद्रीय उच्च भूमि मालवा पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को घेरने वाली नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि पश्चिम में विस्तृत है लेकिन पूर्व में संकीर्ण। केंद्रीय उच्च भूमि अत्यधिक निरावृत जो है विचित्र अवशेष वाले पर्वत पाए जाते हैं। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का यह विशालतम पठार है। विंध्य श्रेणी दक्षिण में सतपुरा श्रेणी और उत्तर पश्चिम अरावली से घिरा। निम्नलिखित में कौन सी उथली झील है? ए ऑप्शन खारी झील। तो खारी झील एक उथली झील है, पर्वतों में स्थित। द्रोणी की ओर से जब जल आता है तो कुछ समय में यह मैदान जल से भर जाता है और उथली झील का निर्माण हो जाता है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसे उथली झीलों को ही पलाया झील कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पलाया मैदान का ढाल पर्वतीय क्षेत्रों में 1 से 5 डिग्री होता है तो उसे वाजदा कहते हैं। पलाया को ऑस्ट्रेलिया यदि अफ्रीका में पेन, मध्य एशिया में तकीर, सऊदी अरब में सबखा और ईरान में कबीर कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जीवोम चेपरेल के रूप में जाना जाता है? सी ऑप्शन भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जीवोम बायोम चेपरेल के रूप में जाना जाता है। चेपरेल बायोम एक तटीय बायोम है। इस चेपरेल बायोम में गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की बारिश वाली सर्दियां होती हैं। चापराल क्षेत्र में एक वर्ष में लगभग 40 से 100 सेंटीमीटर यानी 15 से 39 इंच वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बोरियल वन बायोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। सवाना बायोम एक प्रकार का घास का मैदान है जिसमें बहुत कम पेड़ों वाले खुले घास के मैदान में शामिल है। सवाना बायोम को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय। सबसे बड़े सवाना बायोम अफ्रीका में भूमध्य रेखा के पास स्थित है। देखिए क्वेश्चन में 51 का फोन, तो यह है गर्म स्थानीय हवा। ठीक है, फोन ये गर्म स्थानीय हवा। चिनुक ये बर्फ खाने वाली हवा। चिनुक के हैं तो बर्फ खाने
वाली हवा। फिर है मिस्ट्रल, ये ठंडी स्थानीय हवा, मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा। और घाटी हवा ये है दैनिक हवा, यानी ये ऑप्शन। तो फोन स्थानीय हवा, आल्प्स पर्वत को उत्तरी ढाल से नीचे उतारने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इस पवन का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इस पवन के प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। चिनूक स्थानीय पवन यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। चिनूक पवन के कारण जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि जो है शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर जो है चारागाह को बर्फ से मुक्त रखता है। मिस्ट्रल स्थानीय शीतल हवा स्पेन और फ्रांस देशों से संबंध है। अतः टफ जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो 52 को होगा बी, यानी ज्वालामुखी राख। तो टफ जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी की राख, जलवाष्प आदि एक छिद्र से बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के निकलने पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। टफ यह धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े हैं। और लेपिली यह लगभग मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े हैं, ठीक है। बाम्ब यह जो है कुछ इंच से लेकर कई फीट तक व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं। लावा तो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर विस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। गैस और जलवाष्प ज्वालामुखी के जो है उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती हैं। इससे निकलने वाले गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। ज्वालामुखी का अधिक विस्तार हो जाता है, ठीक है, उसे कोल्डेरा कहते हैं। अधिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? 53 के अनौपचारिक बस्ती, अधिवासी अनौपचारिक, ठीक है। अधिकांश प्रभाव जो है समाज के सबसे निर्धन और कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ता है। मानव बस्ती का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के जो है आकार के घरों का जो है संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा गया है। एक तो गुच्छित बस्तियां या संकुलित अथवा जो अकेंद्रित, एक है अर्ध गुच्छित बस्तियां, फिर है कि पल्लीकृत बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस जो है वन में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन, मरुस्थलीय वन में। तो मरुद्भिद जो है वन मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। मरुद्भिद वह कांटेदार और झाड़ियाँ प्रधान होते हैं, ठीक है। इस रेगिस्तानी पौधे में कांटे पत्तों का रूपांतरण है, जिससे उसमें जो है उपलब्ध पानी के जो है वाष्पीकरण से होने वाली हानि कम से कम हो। मरुद्भिद पौधों के जड़ अधिक गहरी और प्रायः पत्ते कांटेदार या नुकीला तथा मोटे होते हैं। रेगिस्तानों में नागफनी, बेर, खेर, बबूल, ठीक है, मदार, कीकर आदि पौधे जो अधिक पाई जाती हैं। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। मरु नेशनल पार्क जो है जैसलमेर में अवस्थित है। मरुस्थलीय पौधे जो है ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे लिथोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स कृषि एक जो ऐसी तकनीक है जिसे पानी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? बी, पेशवा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया। 5 जून 1857 में कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। डलहौजी की हड़प नीति के कारण बाजीराव द्वितीय
ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। नाना साहब तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खान आदि के सहयोग से कानपुर पर कुछ अवधि के लिए अधिकार कर लिया गया। कॉलिन कैंपबेल ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब को नेपाल के जंगल में भागना पड़ा। प्रथम पेशवा बाजीराव विश्वनाथ थे, किसने कहा कि गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी। तो दामोदर एवं बालकृष्णन ने लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्णन हरि चापेकर और वसुदेव हरि चापेकर इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से भी जाना जाता है। पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या चापेकर बंधु द्वारा कर दिया गया। यह हत्या 22 जून 1897 में किया गया। ब्रिटिश सरकार ने माना कि बाल गंगाधर के प्रभाव में आकर चापेकर बंधु ने हत्या रेंड और उसके सहयोगी को किया है। जलियांवाला बाग या हंटर कमेटी बनाया गया। यह हंटर समिति ने ब्रिटिश भारत में प्रथम आतंकवादी घटना रेंड और एयर्स्ट की हत्या को माना था। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 भी राजनीतिक कारणों से ही हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम आतंकवादी घटना 1897 की हत्या कांड को ही माना था। चापेकर बंधु को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता को दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई। 57 के बीच सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई। फिर कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम सिख के बीच भाईचारा और एकता का बेहतर उदाहरण पेश किया गया। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी कंधा देने में मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा देने में महात्मा गांधी भी थे। मौलाना हसरत मोहा ने इस दौरान शोक गीत पढ़ा था। आर्य समाजी नेता स्वामी सहजानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। यही वह समय है जब सैफुद्दीन किचलू को स्वर्ण मंदिर का चाबी सौंपी गई। गोल्डन टेम्पल के नींव का प्रथम 1588 में सूफी संत मियाँ मीर ने रखा। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने रखा। इस शहर के लिए 1576 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। 58 का बीच सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 में बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कर दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में घायल हो गए। फिर उनके बारे में कोई अब तक प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। आज़ाद हिंद फौज द्वारा कोहिमा का युद्ध 1944 में लड़ा गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। 1930 में बिहार के किस क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई? 59 का बी 30 लाख। तो 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण 30 लाख की कमी हुई। बिहार प्रांतीय बजट 1931 से 32 के अनुसार 1930-31 में आंदोलन के कारण राजस्व वसूली में लगभग 30 लाख का कमी दर्ज किया गया। इस प्रांतीय बजट के अनुसार 1931 से 32 में राजस्व में लगभग 15 लाख की कमी दर्ज किया गया। गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया। इस दांडी यात्रा में 78 व्यक्ति शामिल थे। साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी तटीय गांव नवसारी जिले पहुंचकर नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह समझने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। बिहार में भी
इस आंदोलन का व्यापक स्तर पर आयोजन जगह जगह किया गया। इस दौरान व्यापक आंदोलन के कारण सरकार को राजस्व उगाही में भारी समस्याएं सामना करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी न अदायगी का आंदोलन अत्यंत उल्लेखनीय है। नंगे आंदोलन बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने राम विनोद सिंह के नेतृत्व में स्वदेशी कपड़ा को लेकर किया। इस दौरान बिहार में कृषि आंदोलन भी सक्रिय रूप से धारण कर लिया था, जिस कारण से भी राजस्व उगाही में समस्याएं आई। कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। महात्मा गांधी ने जो अप्रवासी विनियमन अधिनियम 1913 का उल्लंघन करने के लिए न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक का मार्च का नेतृत्व किया। गांधी जी 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून के खिलाफ ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। इस ग्रेट मार्च में 2000 से अधिक खाद्यान्न कर्मियों ने भाग लिया। इस मार्च के द्वारा दक्षिण अफ्रीका गए भारतीय बंधुआ मजदूरों और अन्य भारतीय नागरिकों को अधिकार दिलाने में सफल रहे। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और दमनकारी अपमानजनक कानून वापस लेना पड़ा। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और अंतिम रूप से 1915 में भारत रहने आए। गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाले। इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे थे। चाय बागानों के श्रमिकों के साथ अनुबंध कर उसका अमानवीय तरीके से शोषण किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों में चाय बागानों में श्रमिकों को रोकने और असम या भारत के राज्यों के श्रमिकों को अपने गांवों में वापस जाने से रोकने के लिए अधिनियम पारित करवाया। 1835 में असम में प्रथम चाय बागान लगाया गया। 1859 का सार्वजन अधिनियम अंतर्देशीय सार्वजन को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम था। अप्रवास का अर्थ है अपने देश में आने की क्रिया। उत्प्रवास का अर्थ है देश छोड़ने की क्रिया। तो 1859 बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। कहता है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में, तो इसका राइट आंसर होगा 1906। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में किया गया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1878 में स्थापित वन विद्यालय के रूप में हुआ है। इसका नाम बदलकर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1878 में स्थापित हुआ। इसका नाम बदलकर 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 में किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1865 के द्वारा भारत में वनों पर सरकार का नियंत्रण बहुत बढ़ गया। भारत सरकार का प्रथम वन नीति 1894 में लाया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन अधिनियम 1952 में लाया गया। इस वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर वन होना चाहिए। ठीक है, 33%। फिर कहता है भारत सरकार ने 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/2 के पावर 2 इंटू 3/2 के पावर प्लस 4। ठीक है, तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, यानी 3/2 के पावर 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको x बराबर 6, लेकिन चाहिए x के पावर -2, तो -2 तो उधर कर दीजिए 3/2। ठीक है, 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा -12, यानी 3/2 के पावर -12 या 2/3 के पावर 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट, तो याद रखना है कि ए बाई बी यदि m है, ए बाई बी यदि m है तो क्या होगा, ए बाई बी पावर m प्लस n, और ए बाई बी यदि माइनस m है पावर में तो b बाई ए बराबर होगा प्लस। नेक्स्ट कह रहा है कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 4% दर से तो होगा 4, सी आई निकाल लीजिए, 4 प्लस 4 गुने 4 बट्टा में 100, यानी हो जाएगा 8.16%। तो 1000 का 8.16%, तो ये हो जाएगा कितना, 81.6। नेक्स्ट है कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप इतना है। तो बहुभुजों की संख्या, तो नियमित बहुभुजों की संख्या होगा, भुजाओं की संख्या 360 बट्टा में प्रत्येक बाह्य कोण यानी 45 यानी 8 VF। कहता है कि घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा, इतना घन सेंटीमीटर पर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऊंचाई देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये कितना है 480। तो यहाँ से h होगा 480 बट्टा में 80 यानी 6 सेंटीमीटर। तथा किसी जो है संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। तो मान लीजिए संख्या है x, तो किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, 60 से उतना ही कम है जितना 7 गुना 60 से अधिक है, जितना 7 गुना, ठीक है, 61 से अधिक है, जितना 7 गुना 61 से क्या है अधिक है। तो ये हो जाएगा 11, x बराबर 121, तो x बराबर 11। नेक्स्ट, आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4। तो आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4, यदि लंबाई इधर लाएंगे तो l हो गया 4, b हो गया 3। हमको कह रहा है कि आयत की परिधि यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 7x, ये है 546, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना होगा, x का मान 39, तो लंबाई हो जाएगा 4 गुने 39 156, चौड़ाई 3 गुने 139 170, ठीक है, 156 170 यानी ई ऑप्शन। कहता है एक बैग में जो है 187 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के जो है सिक्कों के रूप में इतना का अनुपात में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 1 रुपया के 3 सिक्का, तो 3 रुपया 50 पैसे के 4 सिक्के, तो 1 रुपया 10 पैसे के 5 सिक्के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा यानी 1/2, तो 3 1 4 8 9/2 का मान दिया है 187, ठीक है, 9/2। तो देखिए 3 1 4 8 1 9 यानी इतना बट्टा 100, 1/10 यानी 1/2। तो हमको निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 68 15, यानी तो आप यहाँ से यदि गौर करें तो कितना होगा, 3 1 4, देखिए 1 रुपया के 3 सिक्का तो 3 हो जाएगा, और 50 पैसे के 4 सिक्का तो ये 2 हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है, और 10 पैसे के 50 सिक्का तो ये 1/2, 3 2 5, 2 से 11/2, इसका मान है 187, 11 का 11 77, यानी 1 यूनिट का मान है 34, 3 यूनिट का मान 4 12 3 9 10, 102, ठीक है। इसी प्रकार 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 136, 5 यूनिट का मान 170 यानी सी ऑप्शन।
कहता यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 40 + 40 + 40 गुने 40 बटा में 100, 2 0 के 4 चौका 16, 40 40 80 यानी 96 सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।